हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के भौतिक प्रदेश के बाद हमारी हो रही थी भारत की जलवायु को लेकर चर्चा, जिसमें हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट हुए हैं। पहले भारत की जलवायु की विशेषता देखी, इसको प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं। उसके बाद में जो शीत ऋतु है उसमें हमने देखा है कि जो मानसूनी पवनें किस प्रकार की चलती है, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। स्थलीय भागों से शुष्कता होने के कारण वो कि वर्षा नहीं कर पाती है, और जैसे बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है तो कोरोमंडल तट के ऊपर क्या करती है, वर्षा करती है। तो शीतकालीन वर्षा होने वाला एकमात्र जो स्थान है वह कौन सा, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, वहां पे होती है। और हमने देखा है कि यह स्थल से ओर से समुद्र की ओर चलती है, तो शुष्क बहुत ज्यादा रहने के कारण वर्षा नहीं कर पाती है, और शीत ऋतु में वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पे, और जो कि ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु उस समय यहाँ पे क्या है, वर्षा नहीं होती है। अब हमारी शीत ऋतु के बाद में चर्चा होती है ग्रीष्म ऋतु को लेकर। ग्रीष्म ऋतु को लेकर ग्रीष्म ऋतु को हमने देखा है कि इसमें मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में इसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है कि जब सूर्य दक्षिण से वापस उत्तरायण की ओर गमन करता है तो 21 मार्च के आसपास, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे क्या करता है, सीधा चमकता है। जब सूर्य की किरणें वापस उत्तर की ओर सीधी पड़ने लग जाती है, तो यहाँ पर जो निम्न तापमान था, उच्च वायुदाब की स्थिति थी, वह विपरीत होने लग जाती है। जैसे कि सीधी किरणें उठने से तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब का जो उच्च वायुदाब था वो वहां पे समाप्त होने लग जाता है, निम्न वायुदाब के केंद्र बनने लग जाते हैं, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है। तो जैसे ही भूमध्य रेखा से 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस समय 21 मार्च और 23 सितंबर एकमात्र 2 ऐसे दिन है पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की क्या होती है, रात होती है। 21 मार्च को से जब वापस उत्तरायण की ओर जब सूर्य गमन करता है, तो यहाँ पर क्या जो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और जब प्रारंभ हो जाती है तो वहां पे हमें पता है कि भारत के कर्क रेखा तक 21 जून तक आएगा, तो सूर्य किरणें जाहिर सी बात है सीधी चमकेगी। जब सीधी सूर्य किरणें पड़ेगी तो वहां पर तापमान अधिक होगा, उच्च वायुदाब के केंद्र समाप्त हो जाएंगे और निम्न वायुदाब के केंद्र बनने लग जाएंगे। ये जो निम्न वायुदाब के जो केंद्र हैं, अब यहाँ से जो 0 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजर रही है, और यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर जो क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब सूर्य यहाँ पे 21 मार्च को सीधा चमक रहा है, तो जैसे ही सूर्य उसके बाद में उत्तरायण होने लगेगा, तो यहाँ पर जो निम्न तापमान, उच्च वायुदाब, ये जो केंद्र बने हुए थे कब, शीत ऋतु के अंदर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इनकी जगह बात करते हैं तो उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित होने लगते हैं। जब उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित होने लगते हैं, तो ये पूर्व मानसून के संकेत होते हैं कि मानसून क्या करते हैं, आकर्षित करने लग जाते हैं। लेकिन इस समय जो ग्रीष्म ऋतु चलती है, तो यहाँ पर कुछ स्थानीय पवनें चलती है, तापमान बढ़ जाता है, उच्च वायुदाब के केंद्र समाप्त होने लग जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ स्थानीय पवनें चलती है, तो वो पवनें क्या करती है कि आंधी के रूप में प्रकट होती है, तेज चलती है। तो इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है राजस्थान के पश्चिम के अंदर। एक जो पवन है, बात करते हैं, बहुत ही शानदार पवन चलती है, धूल भरी आंधियों के साथ में भी चलती है, उसका नाम क्या है, लू। जो कि बहुत ही गर्म लू यहाँ पे राजस्थान के अंदर प्रभावित होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी है तो वो भी क्या करती है, सूर्य से उष्मा पाकर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब वह गर्म होती है, तो उसके संपर्क में आने वाली जो भी पवन है वो भी क्या हो, धीरे धीरे गर्म होकर अधिकतम तापमान उस पवन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो लू चलती है, वह कौन कैसी है, ठंडी पवन है या गर्म है, तो वह गर्म पवन है, और कुछ स्थानीय पवनें वहां पे चलने लग जाती है। अब इस राजस्थान के अंदर कुछ स्थानीय जो पवन है लू, ये कभी धूल भरी
आंधियों के रूप में चलती है। और जब इसके ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है तो उन जेट स्ट्रीम के संपर्क में आकर ये लू क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, गमन करती है। जब ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो स्थानीय पवनी चलती है और ये कहीं पर ये आर्द्रता युक्त होती है तो कुछ स्थानों पे क्या करती है, वर्षा भी करती है। और जब कई जगहों पे वर्षा करती है और धूल भरी आंधी इनके साथ में चलती है, तो जब ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा हो रही है उससे बोला जाता है पूर्व मानसून की क्या, वर्षा माना जाता है। यानी मानसून से पूर्व की वो क्या होती है, वर्षा होती है। जहां पर सर्वाधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो ये क्या करती है, सर्व से ज्यादा वर्षा कर देती है। तो इन ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो निम्न तापमान और उच्च वायुदाब के केंद्र थे वो समाप्त हो गए हैं। उच्च तापमान और निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित होने लग जाते हैं और इससे क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर कुछ स्थानीय पवनें चलने लग जाती है, जिसका उदाहरण हमारे सामने है कि राजस्थान के अंदर चलने वाली क्या है, लू है। और हम आगे देखते हैं इसके अंदर की जो आर्द्रता युक्त जो पवनें होती है, वो आर्द्रता युक्त होने से क्या है कि कई जगह पे क्या होती है, वर्षा भी करती है। और जब ये आर्द्रता युक्त होती है तो इसके इनसे क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, यानी कि जो धूल भरी आंधियां चलती है और कहीं पर आर्द्रता युक्त हो जाती है तो इससे क्या होती है, वर्षा। तो इसे ग्रीष्म ऋतु की वर्षा भी कहते हैं। और ये धूल भरी आंधियां और चलती है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वज्र। किस नाम से जाना जाता है, वज्र तूफानों के नाम से। यानी कि जो धूल भरी आंधियां चलती है, आर्द्रता युक्त होती है, कहीं पर वर्षा करती है, उसे जो वज्र क्या, तूफान। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो भी वर्षा होती है वो तूफान के साथ में होती है, यानी कि पूर्व मानसून के क्या होती है, संकेत होती है। और जो भी वर्षा होती है वो क्या, तूफानों के रूप में होती है, धूल भरी आंधियों के रूप में होती है। जैसे लू बात करते हैं, स्थानीय पवन है राजस्थान की, तो ये ऊपर उठती है, जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती है तो पूर्व की ओर गमन करती है, कहीं पर आर्द्रता युक्त हो जाती है तो कहीं पर वर्षा कर देती है। जब ये धूल भरी आंधियों का बाउंडर बड़ा होता है या धूल भरी आंधियों के साथ में कुछ वर्षा होती है हमें, या कुछ धरातल पे वर्षा देखने को मिलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वज्र तूफान कहा जाता है। यानी वज्र तूफानों के रूप में क्या होती है, वर्षा होती है। तो उसे ग्रीष्म ऋतु की वर्षा भी कहते हैं। और अब अगली बात करते हैं, जो वर्षा हो रही है, आर्द्रता युक्त जो पवने हैं वो कुछ स्थानों पे वर्षा करती है तो उनको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे बारदोली चिला कहाँ पे कहा जाता है, और कवा वर्षा कहा जाता है। तो इन नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है, इन हवाओं की बात करेंगे, इनको स्थानीय रूप में किस किस जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है। तो आर्द्रता युक्त जो पवने हैं, वह ऊपर उठकर सैवनी धाराओं के रूप में जब वर्षा करती है तो उन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है। ये मान लीजिए भारत का मैप है, भारत की जलवायु क्या है, भारत की जलवायु। अब इसमें देखते हैं कि जो प्री मानसून या ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहले बात करते हैं असम में। असम में जानते हैं इसे बारदोली छीड़ा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं असम में। और पूर्वी राजस्थान में बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो जानते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं जब कर्नाटक के अंदर जब बरसात होती है कहवा के बागानों में, तो इसके अलग अलग नाम है। कहवा वर्षा, पहली तो बात है, जब कहवा के बागानों में हो रही है तो किस नाम से जानते हैं, कहवा वर्षा। जब फूलों के बागों में होती है तो फूलों वाली बौछार, कहवा वर्षा फूलों वाली बौछार के नाम से जानते हैं। और अगली जो है चेरी ब्लास्म, ब्लास्म शावर
कहवा वर्षा, चेरी ब्लास्म, फूलों वाली वर्षा और ब्लास्म शावर। और इसको और हम नाम देके तो जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में बात करते हैं, तब तमिलनाडु में होती है, तब आम के बागों में होती है वर्षा। तो इसे कहते हैं आम्र वर्षा। ठीक है। प्री मानसून, प्री मानसून की वर्षा या मानसून पूर्व की वर्षा। स्थानीय पवन कौन सी चल रही है राजस्थान में? लू, जो राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी? लू। अब यहां तक की जो हमारी चर्चा हुई है वह मार्च अप्रैल मई महीनों में जो ग्रीष्म ऋतु रहती है उसकी चर्चा हुई, जिसके अंदर हमने देखा है कि कुछ स्थानीय पवनें चलती है यहाँ पे, और इन स्थानीय पवनों को किस किस नाम से जाना जाता है। और जो स्थानीय पवनें हैं वह धूल भरी आंधियों के साथ में या कुछ जहां पर वर्षा करती है तो उसे वज्र तूफान कहा जाता है। मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है, क्योंकि मानसून पूर्व की क्या होती है? संकेत होती है। फिर हमने देखा है कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे असम में बात करें बारदुली छीड़ा, पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, कर्नाटक में कहवा के बागानों में कहवा वर्षा ब्लास्म शावर या चेरी ब्लास्म कहा जाता है। फूलों के बागानों में होती है तो फूलों की वर्षा या फूलों की बौछार उसे कहा जाता है। तमिलनाडु के अंदर आम के बागानों में तो आम्र वर्षा कहा जाता है। यहाँ तक की जो चर्चा है वो हमारी ग्रीष्म ऋतु को लेकर। अगली जो चर्चा है वो हमारी हो रही है किसको? वर्षा ऋतु को लेकर। वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु में देखते हैं, अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो जून जुलाई अगस्त, ये जो वर्षा ऋतु है हम बात करते हैं कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा पे जो भी क्षेत्र आते हैं उनकी जो छाया है वो नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं तो मेरी क्या छाया बन रही है, तो यानी उनकी इस समय यहाँ पे क्या सूर्य सीधा चमकने के कारण उसका व्यक्ति की क्या है कि परछाई नहीं बनती। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है यहाँ पर, इस पे जब सीधा चमकेगा, शीत ऋतु के अंदर सीधा किस पे चमक रहा था? मकर रेखा पे 22 दिसंबर को। अब 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ गया तो हमारे जब कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा तो हमारे 14 घंटे का तो जाएगा दिन, और 10 घंटे की क्या हो जाएगी? लगभग रात। तो हमारा 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। तो इस 21 जून को क्या होता है कि जब शीत ऋतु के अंदर बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर निम्न वायु तापमान और उच्च वायुदाब की स्थितियां बनी हुई है, अब ये स्थितियां क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। यानी अब निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थिति कहां बन जाएगी? हिंद महासागर के अंदर या दक्षिण की तरफ। कर्क रेखा में बात करेंगे तो यहाँ पे उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाएगी। आपको पता है कि जब हवाएं चलती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, क्योंकि जहां पे सूर्य किरणें सीधी चमक रही, सीधी गिर रही है। जैसे बात कर लेते हैं डायग्राम से, यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी चमक रही है, यानी तापमान क्या है? अधिक है। तापमान क्या है? यहाँ पे अधिक है। तो यहाँ पे हवा क्या गर्म होगी और ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। इस जगह को वापस भरने के लिए आसपास से हवाएं क्या करेगी? चलेगी। तो जिस स्थान पर या जिस स्थल पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही तो वहां पे वायु गर्म होगी, हल्की होगी और ऊपर उठेगी। उस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु क्या है वापस उसका स्थान को बराबर करने के लिए उसकी ओर गमन करेगी। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें क्या करती है? गमन करती है। अब हमारी वर्षा ऋतु की जब बात आती है तो 21 जून को सूर्य किरणें सीधी कहां चमकती है? कर्क रेखा पे। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब के केंद्र हो जाते हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो सर्वाधिक गर्म हो जाती है, तो अपनी ओर मानसून को क्या करती है? आकर्षित करती है। और निम्न वायुदाब केंद्र उच्च तापमान की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो मानसून है वो क्या होता है कि दक्षिण में हिंद महासागर में निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थिति है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं क्या करेगी? चलना प्रारंभ होगी। जब दक्षिण से ओर से चलना प्रारंभ होगी तो यहाँ पर जैसे ये जो जगह है यहाँ पे अत्यधिक तापमान है, यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है,
तो यहाँ पे इस जगह को भरने के लिए मानसूनी पवनों क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और मानसूनी जो मानसून है वो क्या करेगा, भारत के अंदर प्रवेश करेगा। तो जब मानसून भारत में प्रवेश करेगा तो हम देखते हैं जो भूमध्य रेखा पे जो ITCZ बनता था, ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि वहां पे क्या सूर्य किरणें सीधी पड़ रही थी, तो वहां पर हवा ऊपर गर्म के ऊपर उठ रही थी, उसको भरने के लिए वहां पे क्या चल रही थी, व्यापारिक पवनें चल रही थी। तो व्यापारिक पवनों को हमने देखा है कि उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें चलती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, यानी अपनी दाएं तरफ क्या करती है, मुड़ती है। दक्षिण वाली जब चलती है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलती है, वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, तो किस तरफ मुड़ती है, बाएं तरफ मुड़ती है। तो जब ये हमारी बात कर, इसको एक डायग्राम में देखते हैं। ये मान लीजिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर यहाँ पे क्या कर्क रेखा है, और यहाँ पर क्या मकर रेखा है। भारत का स्थान यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जब सूर्य किरणें यहाँ पे सीधी चमक रही है, यहाँ पे गर्म होकर वायु ऊपर उठी, वो ऊपर उठते इन जो आसपास की जो ठंडी वायु थी या जो उच्च वायुदाब यहाँ पे था, ये वायुदाब क्या प्रेशर डालेगा, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, इधर की ओर चलेगी। अब जो ITCZ है 0 डिग्री भूमध्य रेखा बनता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय विसरण, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठी है, तो दो चारों तरफ से व्यापारिक पवनें चल रही है दोनों तरफ से, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे आके अभिसरण करेगी, यहाँ पर आके टकराएगी, फिर वापस गर्म होगी, और फिर वहां पर दूसरी ठंडी हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने लग जाएगी। तो ये ITCZ है, जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर या जो जून जुलाई अगस्त का महीना है, यहाँ पर दक्षिण की तरफ जाएगा शीत ऋतु में, तो वो तो जाएगा क्या, कम, क्योंकि वहां पर स्थल की अधिकता नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता अधिक है, तो ITCZ जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा में जो बनता है, ये ITCZ ये भारत में काफी हद तक उत्तर तक आ जाता है, यानी कि ITCZ की स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। जब ITCZ की स्थिति यहाँ बन रही है, तो जो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब से या निम्न तापमान से उच्च तापमान या निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं चल रही है, तो भूमध्य रेखाओं को जब ये क्रॉस करेगी, जब ITCZ तक पहुंचने के लिए कोशिश करेगी, तो इस भूमध्य रेखाओं जब प्रवेश करेगी, तो फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी जब हम देखते हैं व्यापारिक पवन, ये क्या कर रही है, अपनी बाएं तरफ मुड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध की अपनी दाएं तरफ मुड़ रही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर वो ऐसे चलेगा बाएं तरफ घूमते यहाँ पर आ गया, ये व्यापारिक पवन किस तरफ घूम रही है, दाएं तरफ। तो ये व्यक्ति जब यहाँ पे खड़ा है, तो इसका बायां तो रह गया ये, दायां रहा ये। ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस तरफ घूम रही है, दाएं तरफ। तो जैसे ये हवा यहाँ से प्रवेश करेगी, तो इस फेरल के नियम के अनुसार दाएं तरफ घूमेगी ऐसे, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध से आ रही, यहाँ पे तो बाईं ओर का अनुसरण कर रही थी। जैसे उत्तरी गोलार्ध में आएगी ITCZ तक पहुंचने के लिए, तो फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं क्या करेगी, दाएं तरफ घूमेगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें किस तरफ घूम रही है, दाएं तरफ घूम रही है। तो ये हवाएं किस तरफ घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है दाएं तरफ। जैसे ये दाएं तरफ यहाँ से घूमेगी, तो यहाँ से जो मानसून आया था, ये मान लीजिए भारत है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये ITCZ की स्थिति है। तो जैसे ये हवाएं ऐसे चल रही थी, 0 डिग्री को पार कर दाएं तरफ घूमेगी और ऐसे आएगी, ठीक है। अब जो भारत है, इससे जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करते जो हवाएं आएगी, वो इस तरफ से आएगी। जब हवाएं दक्षिण, इसकी दिशा कौन सी होगी भारत में देखते हुए, दक्षिणी पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवा जब भारत में प्रवेश करेगी, तो भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, नीचे से जो तिकोना है, इससे टकराकर जो मानसूनी हवा है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक तो अरब सागर की शाखा, और एक हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है और इस यहाँ पे बंगाली खाड़ी जो शाखा है, दोनों क्या इनको जलीय क्षेत्र मिलने का आर्द्रता युक्त होगी। जैसे इसके सामने अवरोध आएगा, तो क्या करेगी, हमेशा वर्षा करेगी। तो ये यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि ITCZ तक पहुंचने के लिए हवाएं क्या करेगी, यहाँ से दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन हिंद महासागर से आ रही है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किस तरफ जाएगी, दाएं तरफ। दाएं तरफ का अनुसरण ये जब करेगी,
उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनी दाएं तरफ जाएगी तो इस तरफ जाएगी, लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध से जो पवनी आ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनी आ रही है, तो आते ही जब वह दाएं तरफ का अनुसरण करेगी तो भारत के अंदर इनका प्रवेश कहां से हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम की ओर से। जब दक्षिण पश्चिम की ओर से इनका प्रवेश हो जाएगा तो ये भारत की प्रायद्वीप स्थिति के कारण दो भागों में डिवाइडेशन हो जाएगी, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है वो तीन भागों में डिवाइडेशन होगी। तो अरब सागर की जो शाखा है वो तीन भागों में डिवाइडेशन होगी। पहले अरब सागर की शाखा की बात करते हैं। अरब सागर की शाखा जब यहां से प्रवेश करेगी और भारत के तटीय मैदानों को प्रवेश करते ही जो पश्चिमी घाट श्रेणी आएगी, इस पश्चिमी घाट श्रेणी के यहां से जब टकराएगी ये और भारी होने के कारण यहाँ पे वर्षा करेगी, तो यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर के आसपास। पहली शाखा की बात हो रही, क्योंकि बंगाल अरब सागर की तीन शाखाओं की बात करेंगे। जब 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ऊपर उठेगी, हल्की हो जाएगी, जैसे वृष्टि से प्रदेश के विपरीत उतरेगी तो यहाँ पे आर्द्रता की कमी हो जाने के कारण यहाँ पर जो वर्षा की कमी है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहीं कहीं पर 150 भी होती है, लेकिन औसत इनका देखें तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा किस तरफ होगी? वृष्टि से प्रदेश के अंदर, और फिर आगे गमन करेगी। लेकिन सर्वाधिक जो पहली शाखा है, इसकी सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो जाएगी? तटीय मैदानों क्रॉस करके पश्चिमी घाट श्रेणी से टकराएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। पहली शाखा। दूसरी शाखा की बात करते हैं। दूसरी शाखा जब यहां से गमन करेगी तो जैसे इस पश्चिमी घाट श्रेणी को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती जो नदियां है, इनकी जो ये घाटियां है, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती दोनों नदियां जो घाटियां हैं, इन घाटियों को जब प्रवेश करेगी तो भारत के मध्य तक प्रवेश करेगी। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश से यूपी तक ये आगे निकल जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी? वर्षा प्रदान करेगी। दूसरी शाखा हो गई। तीसरी शाखा की बात करते हैं तो तीसरी शाखा है वह गुजरात राजस्थान होते हुए उत्तर में दिल्ली तक चली जाएगी और पंजाब हरियाणा यूपी तक जाएगी। कैसे जाएगी? इनमें क्या है कि जब तीसरी शाखा निकलेगी इसके सामने कुछ अवरोध नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला एक अवरोध है, लेकिन वो भी इसी के समानांतर होने के कारण ये रेखाएं क्या हमेशा सीधी, जो मानसूनी पवनी है वो सीधी निकल जाती है, और अवरोध नहीं होने के कारण वर्षा क्या करती है? कम करती है। कौन सी? अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की तीन शाखाएं हो गई। पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराई, दूसरी शाखा नर्मदी ताप्ती घाटियों से होकर मध्य भारत में प्रवेश की, तीसरी जो शाखा यहाँ पे कहां तक गई? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा होते यूपी तक निकल गई आगे। अब इसकी जैसे बात करते हैं, जो प्रथम जो शाखा थी वह मुंबई और महाबलेश्वरम। जब इनसे टकराएगी तो मुंबई में तो लगभग 190 सेंटीमीटर और महाबलेश्वरम में लगभग 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करेगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? जो पश्चिमी जो घाट श्रेणी इसके सम्मुख आएगा, तो मुंबई में 190 सेंटीमीटर और महाबलेश्वर में करेगी लगभग 400 सेंटीमीटर लगभग वर्षा करेगी। जैसे पूर्व की तरफ उतरेगी और इधर पूर्व की तरफ जो वरिष्ठ छह प्रदेश है, यहाँ पर जो स्थान है पुणे, जैसे बात कर लेते पुणे की, तो पुणे में जब उतरेगी तो यहाँ पे वर्षा करेगी लगभग 60 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इनकी चर्चा की एक केवल पश्चिमी घाट श्रेणी होने से इसके पश्चिमी भाग में तो हो रही है वर्षा ज्यादा, मुंबई में 190, महाबलेश्वर में 400। पूर्व की तरफ बात करते हैं, पुणे के अंदर हो रही कितनी वर्षा? लगभग 60 सेंटीमीटर। तो पहली शाखा से बात होगी। दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती नदी से प्रवेश कर रही है और आगे यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार तक गमन कर रही है। नागपुर का जो पठार है यहाँ तक क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तीसरी शाखा दिल्ली तक जा रही है, जो कि अरावली पर्वतमाला को अवरोध नहीं है, इसके समानांतर होने के कारण आगे चली जाती है। लेकिन एक स्थान यहाँ पे है, कौन सा? माउंट आबू, जो कि अपने राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान का जिला कौन है? सिरोही के अंदर है माउंट आबू। यहाँ से टकरा कर ये जो मानसूनी पवन है वो क्या करती है? वर्षा करती है। तो तीन शाखाएं हो गई। पहली शाखा से मुंबई में 190 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर में 400 और पुणे में बात करते हैं वरिष्ठ प्रदेश में आने 60 सेंटीमीटर। नर्मदा ताप्ती की जो घाटियों से जो मानसूनी पवनी प्रवेश कर रही थी वो छोटा नागपुर के पठार तक गमन कर रही है।
तीसरी जो शाखा है वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक प्रवेश हो रही है, जो कि अरावली पर्वतमाला समानांतर होने के कारण कोई अवरोध नहीं होने के कारण सीधी निकल रही है। लेकिन जहां पर माउंट आबू का अवरोध है तो वहां पे क्या अच्छी वर्षा करती है। देखने लायक चीज ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दो शाखाएं, इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करें तो अरब सागर की शाखा क्या शक्तिशाली है। शाखा कौन सी शक्तिशाली है? अरब सागर की शाखा क्या है? शक्तिशाली है। ये तो गई किसकी बात? अरब सागर को लेकर। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जब मानसूनी पवनों के दो भाग हुए थे, अरब सागर की और बंगाली की खाड़ी की, तो बंगाली की खाड़ी की जब शाखा इधर से प्रवेश करती है, जहां तक इनके सामने अवरोध नहीं है तो वहां काफी हद तक जा रही है। जब बंगाल की खाड़ी की एक शाखा तो यहाँ पे प्रवेश करेगी, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और जो दूसरी शाखा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा क्षेत्र है या इनकी घाटी से प्रवेश करके यहाँ पे मेघालय में प्रवेश करेगी, और मेघालय के अंदर जो पहाड़ी है गारो, खासी और जयंतिया, इन पहाड़ियों की आकृति किसी कीपाकार आकृति है। कीपाकार आकृति होने के कारण जो मानसूनी पवनें हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से जा रही है, तो इनके अंदर तो प्रवेश कर जाएगी, लेकिन वापस आर्द्रता छोड़े बिना यहाँ से वापस क्या निकल नहीं सकती, क्योंकि कीपाकार है। इनको वापस ऊपर उठने के लिए क्या हल्का होना पड़ेगा। जब भी जैसे पवनें वहां पे बारिश करके हल्की होती है, फिर क्या होती है? ऊपर उठती है। जैसे ऊपर उठती है तो यहाँ पे इन पहाड़ियों को क्रॉस करके यहाँ पे जाती है असम के अंदर। तो असम के गुवाहाटी है, गुवाहाटी है तो यहाँ पे लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ये क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। जब गारो काशी जयंती कीपागार पहाड़ियां है, तो यहाँ पे एक स्थान है माँ छिंदराम चेरापूंजी। माँ छिंदराम चेरापूंजी, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे औसत देखा जाए तो 1100 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम जो यहाँ पे वर्षा है वह कितनी दर्ज हुई है? तो यहाँ पे अधिकतम वर्षा की बात करते हैं तो 1229 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है। गारो काशी जयंतिया पहाड़ी हो गई मेघालय के अंदर, जो कि कीपागार श्रेणी होने के कारण आर्द्रता युक्त पवने मानसून प्रवेश कर जाती है, वापस नहीं निकलने के कारण इनको हल्का होना पड़ता है। और जैसे हल्की होती है और वृष्टि छाया प्रदेश में प्रवेश करती है, तो असम के जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र वहां पर जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आने के कारण गुवाहाटी की बात करते हैं, यहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है? 160 सेंटीमीटर। ऐसे बात कर रहे थे यहाँ पे पश्चिमी घाट श्रेणी की, तो यहाँ पे जो श्रेणी में सामने जो मुंबई और महाबलेश्वरम था, महाबलेश्वरम में 400 के लगभग और मुंबई में 190 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो रही थी। वृष्टि छाया प्रदेश में पूर्णा होने का, पूर्णा जो स्थित है वहां पे वर्षा हो रही थी कितनी? 60 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी इनकी वृष्टि छाया प्रदेश और सर्वाधिक वर्षा मां शिनराम चेरापूंजी। मां शिनराम चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कितनी होती है? 1229 सेंटीमीटर होती है। होने का कारण क्या है? गारो काशी जयंती कीपागार जो श्रेणी है, इनके मध्य मानसूनी जो पवने प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन वापस नहीं निकलने के कारण यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है? वर्षा करनी पड़ती है। और जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होने के बाद जैसे हल्की होकर एक खासी पहाड़ी को क्रॉस करती है, तो असम के अंदर यहाँ पे जब प्रवेश कर रही है असम में, तो यहाँ पे जो गुवाहाटी स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है गुवाहाटी, तो यहाँ पे वर्षा कितने की? 160 सेंटीमीटर। जैसे ही पवने यहाँ से आगे क्रॉस हो जाती है तो फिर हम देखते हैं, जब ये पवने यहाँ से उत्तर में प्रवेश करेगी इनको क्रॉस करके, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का अवरोध, और इधर बात करेंगे तो ये म्यांमार की जो श्रेणी है अराकानियोमा, इन दोनों का अवरोध होने के कारण आगे जाने के लिए इनको रास्ता नहीं मिल पाता है। और जब रास्ता नहीं मिल पाएगा तो ये वापस जो मानसूनी पवने वो क्या करेगी? पश्चिम की ओर गमन करेगी। तब पश्चिम की ओर वापस गमन करेगी, क्यों? क्योंकि उत्तर में आ गई हिमालय, इधर आ गई अराकानियोमा श्रेणी, और यहाँ पे सा के जो बैंड पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोनी के रूप में क्या है? मुड़ी हुई है। जब यहाँ से गमन करेगी तो यहाँ पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, इनमें वर्षा करते करते यहाँ पर आते ही यूपी के अंदर क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों मिल जाएगी। यूपी में आते आते यहाँ पे इनकी आर्द्रता खत्म हो जाएगी, और आर्द्रता की जब कमी आ जाएगी तो यहाँ पर लगभग वर्षा कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। क्योंकि इन्होंने अपनी आर्द्रता कहाँ पे खत्म कर दी? गारो काशी जयंतियों में। फिर ऊपर उठी हिमालय पर्वत का अवरोध, अराकानियोमा श्रेणी का अवरोध, और जैसे ही फिर ये पश्चिम की ओर गमन कर रही तो यहाँ पर आते दिन में कितनी वर्षा कितनी कितनी मात्रा रह जाएगी? लगभग 60 सेंटीमीटर की वर्षा मात्रा रह जाएगी। और इनसे जो वर्षा हो रही है यूपी, एमपी, इन क्षेत्रों में होगी,
इसमें वर्षा हो रही थी, जैसे बात करें महाराष्ट्र वगैरह मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों बंगाल की खाड़ी अरब सागर की। और यहाँ से आगे जो पवने हैं आगे यहाँ तक दिल्ली से जाके यहाँ पे एक में खो जाएगी, यहाँ दोनों का क्या सम्मिलित रूप हो जाएगा, आगे फिर जम्मू कश्मीर तक जाएगी, यहाँ पे कुछ वर्षा करेगी। अब जो अरावली पर्वतमाला थी वो अरब सागरीय जो श्रेणी, अरब सागर की जो मानसूनी पवनी थी उनके तो क्या समानांतर थी, लेकिन अब जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवने आ रही थी उनके अवरोध में होने के कारण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी से हो जाएगी। राजस्थान में एक अभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से प्राप्त करता है, तो वो किस शाखा से करता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त करता है, क्योंकि अरब सागरीय मानसूनों के अवरोध नहीं होने के कारण वो सीधी निकल जाती है। जबकि शक्तिशाली कौन सी शाखा है, अरब सागर की शाखा। तो जब ये मानसूनी पवनें इधर से जाएगी तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का क्या हो जाएगा, अवरोध। अरावली पर्वतमाला का अवरोध होने के कारण जब यहाँ से टकराएगी तो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भागों में, जैसे बात करें झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इन क्षेत्रों में क्या सर्वाधिक वर्षा करेगी, क्योंकि अब जो अरावली पर्वतमाला है उसके क्या एकदम समकोण में आने से यहाँ से क्या टकराएगी और टकराए सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होगी। आप जो पूछ रहे हो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है, क्योंकि समकोण पे आगे क्या टकराती है, अरब सागर की शाखा टकराती है। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण जो राजस्थान के 12 जिले थे पहले पुराने मैप के अनुसार, तो उन जिलों में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश के होने के कारण वहां पे वर्षा कम होती है। जैसे बात करते हैं कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां पे औसतन 10 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है। अब बात करते हैं मानसून का प्रवेश करने की जो निर्धारित तिथि है वो कब कब प्रवेश करता है। तो बात करते हैं मानसून जब प्रवेश करता है तो इनकी, अब बात करते हैं भारत के अंदर मानसून की आने की तिथियां। तो यहां पर अपना एक जो द्वीप है, कौन सा, अंडमान निकोबार, जिसके अंदर हमने देखा था दक्कन पास का जल संधि भी थी, कोको जल संधि भी थी यहाँ पे। ये अंडमान निकोबार में भारत में सर्वप्रथम जो मानसून है वो अंडमान निकोबार में आता है, जबकि 20 मई तक आ जाता है, 20 मई। और बात करें भारत की मुख्य भूमि पर मानसून कब पहुंचता है, तो वो पहुंचता है 1 जून को। और वो किस तट पे पहुंचता है, सर्वप्रथम पहुंचता है कहां पे, केरल में, 1 जून को केरल में। ठीक है, 1 जून को कहां पे आ रहा है, केरल के अंदर है। फिर आ रहा है कब, 5 जून को। 5 जून को कहां पे आएगा, कर्नाटक में। 5 जून तक पहुंच जाएगा कर्नाटक में। 1 जून को आ रहा है केरल में, 5 जून को आ रहा है कहां पे, कर्नाटक में। अब बात करते हैं 10 जून को, तो मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। कब, 10 जून को। 10 जून के बाद में अगली जो तारीख है वो देखते हैं 15 जून को कहां पे प्रवेश करता है। तो 15 जून को प्रवेश करता है अहमदाबाद और लखनऊ। लखनऊ 15 जून को, 15 जून तक अहमदाबाद लखनऊ में प्रवेश करता है। और उसके बाद में करते हैं 1 जुलाई को, कौन सी तारीख है, 1 जुलाई को प्रवेश करता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कौन से स्थान पे, जयपुर में। और ऊपर निकल जाता है कहां पे, दिल्ली में। जयपुर और ऊपर दिल्ली तक पहुंच जाता है कब, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से फिर आगे बात कर रहे हैं कि जो 15 जुलाई है उसको लगभग पहुंच जाता है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो भारत के अंदर तो प्रवेश कर रहा है कब, 21 मई को। क्यों, वो एक भारत का जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार वहां पे कर रहा है, 20 मई को प्रवेश कर रहा है। 1 जून की बात करते हैं केरल में, 5 जून की बात करते हैं कर्नाटक में, और 15 जून की बात करते हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता में। और 10 जून को, 15 जून को बात करते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद और कोलकाता के अंदर, सॉरी लखनऊ के अंदर। 10 जून को मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, 15 जून को अहमदाबाद और लखनऊ। और बात करें 1 जुलाई को जयपुर और दिल्ली, और 15 जुलाई तक प्रवेश करता है कहां पे, पश्चिमी राजस्थान के अंदर।
जो मानसूनी पवनें सब आखिर में जहां पे पहुंचती है तो पहले लौटती भी वहीं से सर्वप्रथम है। तो भारत का जो मानसून है इसकी हम बात करें तो भारत का जो मानसून है वो इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ता है, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर क्या करता है, बढ़ता है। क्योंकि मानसून है तो वो ऐसे यहाँ पे इधर से कम इधर से होते होते ऐसे बढ़ेगा, जब वापस लौटेगा मानसून तो भी ऐसे लौटेगा। ठीक है, तो जब मानसून बढ़ रहा है किस दिशा से बढ़ रहा है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मानसून क्या कर रहा है, अपना बढ़ रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो तापमान की स्थिति है उस तापमान की स्थिति को देखते हैं कि भारत के अंदर जो तापमान है जुलाई के महीने में वो कहां पर कितना रहता है। तो राजस्थान के अंदर जो शीतकाल के अंदर तापमान माइनस में था, यहाँ पे लगभग औसत तापमान रहता है 30 डिग्री के आसपास। तटीय भागों के अंदर रहता है 25 डिग्री के आसपास। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र तट का प्रभाव होने के कारण ना तो तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे रहता है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। और मध्यवर्ती भाग में रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो वायुदाब था 1013 से लेके 1019-20 तक यहाँ पे वायुदाब था, वह वायुदाब वापस 110 से लेके 997 तक यहाँ पे राजस्थान में रहेगा। उसको डायग्राम के माध्यम से और देखते हैं। अब देखते हैं जुलाई के महीने में वायुदाब। वायुदाब की बात करते हैं। वायुदाब रहता है 1010 मिलीबार से 997 मिलीबार तक। 997, 98, 99, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। यहाँ से बात करते हैं आगे 6, 7, 8 और 9। जो वायुदाब की जो रेखा है 9 की बात करेंगे, तो 997 की जो रेखा है वायुदाब की, वह कहां से गुजरेगी, राजस्थान से। वायुदाब किस महीने में, जुलाई में। जुलाई महीने के वायुदाब की बात कर रहे हैं तो 997, 998, 99, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। राजस्थान में बात करेंगे तो वायुदाब की 997 और 998 की जो वायुदाब की रेखा है वो निकलेगी। जुलाई के महीने में जो वायुदाब की बात करते हैं तो दक्षिण में तो रहेगा 1010 मिलीबार, और उत्तर में बात करेंगे तो कितना रहेगा, 997 मिलीबार। ये हो गई वायुदाब को लेकर। अगली जो ऋतु आती है हमारे सामने वो आती है शरद ऋतु। अब आती है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु, शरद ऋतु। शरद ऋतु सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 23 सितंबर से वापस सूर्य दक्षिण की ओर प्लान करता है, वो मकर रेखा की ओर 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्रॉस करता है। तो भारत के अंदर जो ये समय है मानसून प्रत्यावर्तन का काल रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल रहता है, लौटते हुए मानसून का काल रहता है। तो भारत के अंदर जो मानसून लौट रहा है वह लौटेगा, यानी कि 1 दिसंबर तक आते आते यहाँ पूर्णतः मानसून क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो भारत मानसून जो लौटता है 15 सितंबर से 1 दिसंबर तक। मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है, मानसून जब वापस लौटता है तो उसका काल क्या रहता है, 15 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक मानसून क्या कहता है, वापस लौटता है।
सर्वप्रथम जब मानसून इस दिशा पश्चिम दिशा में सबसे लेट में पहुंचा था तो सबसे प्रथम लौटेगा भी यहीं से। एक बात आप ये मान लीजिए, जब किसी स्थान पे गमन करते हैं तो जहां पे हम ठहर रहे हैं स्टार्टिंग वापस वहीं से होगी हमारी। तो मानसून जब यहाँ पश्चिम में 15 जुलाई तक जाके यहाँ पे ठहर रहा है तो सितंबर के महीने में वापस यहाँ से वापस लौटना भी शुरू ऐसे करेगा। जैसे मानसून यहाँ से इधर से लौटना शुरू करेगा तो पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से वापस 1 दिसंबर तक संपूर्ण भारत से मानसून वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अगर मानसून इधर की ओर बढ़ रहा था यानी वर्षा का जो परसेंटेज है उसकी औसत है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, तो जो मानसून वापस लौटेगा वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वापस क्या करेगा, लौटेगा, यानी वापस प्रत्यावर्तन काल रहेगा। क्योंकि भारत के अंदर जो उच्च तापमान और जो निम्न वायुदाब था, ये स्थिति क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और वापस उच्च निम्न तापमान और उच्च वायुदाब स्थिति क्या होती है, बनने लग जाती है। ये तो क्या बनने लग जाती है। शरद ऋतु के अंदर मानसून वापस लौटता है, वापस लौटते हुए मानसून का काल, मानसून प्रत्यावर्तन का काल 15 सितंबर से 1 दिसंबर तक संपूर्ण भारत से मानसून वापस क्या लौट जाता है। लौटता हुआ मानसून जब ऐसे लौटते हुए जा रहा है वापस, तो इधर से जब ये उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जब चलने लग जाती है, प्रवेश करने लग जाती है, तो इससे पहले जब ये मानसून वापस लौट रहे थे, यहाँ से क्या है कि जो जब लौटेगा तो यहाँ से कुछ जो आर्द्रता है वो बंगाल की खाड़ी से क्या करेगा, ग्रहण करेगा और लौटता हुआ मानसून कौन से मंडल पे वर्षा करेगा, कोरोमंडल पे। कोरोमंडल पे क्या करेगा, वर्षा करेगा। लौटता हुआ मानसून किस क्षेत्र में वर्षा करेगा, कोरोमंडल के ऊपर। लौटते हुए मानसून का समय 15 सितंबर से 1 दिसंबर तक। मानसून का बढ़ना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, वापस लौटना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। लौटता हुआ मानसून वर्षा कर रहा है कहां पे, कोरोमंडल में। किस कारण से, बंगाली खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर रहा है। उच्च वायुदाब और निम्न तापमान की स्थितियां बनने लग जाती है और उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की स्थिति यहाँ पे समाप्त होने लग जाती है और इसके बाद में जो शरद ऋतु पूर्ण होती है तो शीत ऋतु के अंदर वापस अपना जो उत्तरी पूर्वी मानसून वो शुरू हो जाता है और वहां पर जो शुष्क हवाएं चलती है तो उससे आर्द्रता युक्त पवने नहीं मिलने के कारण भारत में वर्षा नहीं होती, केवल कोरोमंडल तट को छोड़कर। इन ऋतुओं में दो तीन चीजें देखने को ये मिली है कि भारत का जो मानसून है वो कितने शाखाओं के रूप में आता है, 2 शाखाओं के रूप में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दूसरी बात करते हैं अरब सागर की जो 2 नंबर की शाखा है वो किस घाटी से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटी से प्रवेश करके छोटा नागपुर पठार तक पहुंचती है। तीसरे नंबर की जो शाखा है अरावली पर्वतमाला उसके समानांतर होने के कारण दिल्ली तक पहुंच जाती है। शक्तिशाली होती है अरब सागर की शाखा और जो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में करती है वो कौन सी करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा उत्तर की ओर बढ़ती है तो पहली सी शाखा है पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, दूसरी शाखा है गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी से पहुंचते मेघालय में पहुंचती है और वहां पे गारो काशी जयंती की पाकार आकृति के कारण वहां पे जो मानसूनी पवनें प्रवेश कर जाती है, वापस निकलने का समय नहीं मिलने के कारण अपनी आर्द्रता खो देती है और वहां पे जो वर्षा है वो 1100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन वहां पे अधिकतम जो वर्षा है वो 1229 सेंटीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। जैसे इसको प्रवेश करके जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र वहां पे पहुंचती है तो गुवाहाटी के जहाँ पे गुवाहाटी आता है वृष्टि सहायक प्रदेश में, तो वहां पे 160 सेंटीमीटर के लगभग क्या करती है, वर्षा करती है। फिर उससे आगे पहुंचती है तो हिमालय पर्वतमाला और पूर्व के अंदर अराकानियोमा जो म्यांमार की श्रेणी, इन दोनों के अवरोध के कारण इनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो फिर हिमालय के पास पास में वापस पश्चिम की ओर गमन करती है। तो पश्चिम की ओर गमन करती है तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से होती है। फिर एक शाखा इसकी कहां से टकराएगी, अरावली पर्वतमाला से। अब की बार अरावली पर्वतमाला बंगाली खाड़ी की शाखा के समकोण पे स्थिति होने के कारण जब हवाएं मानसूनी हवाएं टकराएगी तो वहां पर अच्छी वर्षा करेगी राजस्थान के पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग वृष्टि सहायक प्रदेश होने के कारण वहां पे वर्षा क्या होगी, वापस कम होगी। जैसे कि बात करें जैसलमेर के अंदर 10 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और इधर अपने राजस्थान में बात कर लेते हैं जो बांसवाड़ा है, झालावाड़ डूंगर पर, यहाँ पे लगभग 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। इसकी बंगाली खाड़ी एक शाखा उत्तर में जाके दिल्ली में मिल जाती है किसे, अरब सागर की शाखा से, और उत्तर में जाते हुए वर्षा कम करती है। प्रवेश की बात करते हैं तो भारत के अंदर प्रवेश 20 मार्च को कर जाता है, और लेकिन मुख्य भूमि पे बात करें कि मानसून कितनी तारीख को प्रवेश करता है, लगभग 1 तारीख को। मानसून को लेकर एक बात यह है कि जो भारत का मानसून है अनिश्चित है,
इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन औसत इसका समय वो 1 जून के लगभग मुख्य भूमि प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। 1 जून के बाद में 5 जून को प्रवेश करता है कर्नाटक में, फिर 15 जून को 1 जुलाई को यहाँ पे राजस्थान और दिल्ली में प्रवेश कर जाता है, और 15 जुलाई के लगभग कहाँ पे प्रवेश करता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा करता है। और जहां तक अपनी आर्द्रता है, संपूर्ण आर्द्रता खो चुका होता है, तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र वहां पे आर्द्रता के वो वर्षा क्या है, कम होती है। तो यहाँ तक कि जो जो भारत का जो मानसून है वो अनिश्चित है, यानी इसका कुछ निर्धारित समय नहीं कब प्रवेश करे, लेकिन अनुमान ये है कि जून के माह तक भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है, और 15 जून के वो जुलाई का जो महीना है वहां पे राजस्थान में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक कि जो हमारी चर्चा है वो भारत की जलवायु को लेकर, जिसमें उसकी प्रभावित करने वाले कारक, इसकी विशेषता, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इन सभी की चर्चाएं आज हमारी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये देखना है कि जो भारत का जो मानसून है इसका लेकर किन किन भूगोलवेताओं ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, और इसकी क्या क्या संकल्पनाएं प्रस्तुत की है। वो आगे देखें, फ्लोन ने क्या इसकी संकल्पना दी है, YTM ने इसकी संकल्पना क्या बताई, जेट स्ट्रीम की संकल्पना किसने दी है, कॉन्टेस्ट और मोदी ने भारत के मानसून के बारे में क्या कहा है, इसकी चर्चा हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी। सभी को नमस्कार।